हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुजाता तिर्की, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। आज के क्लास में हम लोग क्लास 11th चैप्टर 8 थिंकिंग एंड लैंग्वेज, चिंतन एवं भाषा के अंतर्गत लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट ऑफ यूज ऑफ लैंग्वेज, भाषा एवं भाषा के उपयोग का विकास पर चर्चा करेंगे। इस अनुच्छेद में 3 बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। पहला, भाषा का अर्थ एवं स्वरूप, मीनिंग एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज क्या होता है। दूसरा, भाषा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज किस तरह से होता है। तथा तीसरा, भाषा का उपयोग, यूज ऑफ लैंग्वेज क्या है। इन तीनों पर हम अलग अलग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज, भाषा का अर्थ एवं स्वरूप। भाषा अपनी मन स्थिति, भाव, अनुभवों तथा विचारों को अभिव्यक्त करने का सर्वाधिक सरल माध्यम है। भाषा के अभाव में या किसी स्थानीय भाषा का ज्ञान नहीं होने पर व्यक्ति अपने अनुभव तथा विचारों को दूसरों तक संप्रेषित नहीं कर पाता। इतना ही नहीं, भाषा लोगों के विचारों तथा व्यवहारों को प्रभावित एवं नियंत्रित करने वाला एक प्रभावशाली माध्यम है। आज संप्रेषण के लिए जनसंचार के माध्यमों जैसे समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविज़न, सिनेमा, कंप्यूटर आदि के उपयोग होते हैं, जिनसे कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक विचार संप्रेषण संभव हो गया है। अतः कह सकते हैं कि भाषा संचार का एक तंत्र है। प्राणी का अधिकतर चिंतन, तर्कना एवं समस्या समाधान व्यवहार में भाषा का उपयोग होता है। भाषा को संज्ञान के ताज का मणि भी कहा जाता है, अर्थात भाषा को संज्ञान के ताज का मणि कहा गया है। कोई भी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उत्तम ढंग से होना भाषा पर ही निर्भर करता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भाषा क्या है, हम भाषा को परिभाषित कैसे कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि भाषा विभिन्न संकेतों को संयोजित करने के नियमों का एक ऐसा तंत्र है जो असीमित संख्या में संभावित सूचना एवं अर्थ को उत्पन्न करता है। इस परिभाषा का विश्लेषण करें तो निम्नलिखित विशेषताएं मिलती हैं। पहला, भाषा सांकेतिक होती है। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि भाषा में आवाज़, लिखे गए अक्षर तथा अन्य दूसरे तरह के संकेतों का उपयोग कर वस्तुओं, घटनाओं, विचारों, भावों एवं क्रियाओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है। संकेतों के किसी भी सेट को भाषा कहलाने के लिए कम से कम निम्नलिखित 3 बातों का होना आवश्यक है। ए, सूचनाओं का संचरण संकेतों द्वारा निश्चित रूप से हो। शब्द तथा वाक्यों का निश्चित रूप से कोई अर्थ हो। बी, किसी भाषा में अलग अलग आवाज़ों या शब्दों की संख्या सीमित होती है, फिर भी इन तथ्यों को वाक्यों की असीमित संख्याओं में संयोजित करना संभव हो। सी,
संयोजनों का अर्थ उस परिस्थिति से स्वतंत्र हो जिसमें उनका उपयोग किए जाते हैं, अर्थात वाक्य निश्चित रूप से अन्य स्थानों एवं समय के बारे में बतलाते हों। इन बातों के आधार पर ही संकेतों के तंत्र को भाषा की संज्ञा दी जा सकती है। दूसरा, भाषा संरचित होती है। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि भाषा में एक संरचना होती है जो विशेष तरह के नियम से निर्देशित एवं नियंत्रित होता है। इस नियम को व्याकरण की संज्ञा दी जाती है। भाषा का व्याकरण में नियमों का एक ऐसा सेट होता है जो यह बतलाता है कि किस तरह से संकेतों को संयोजित कर संचार का उसे एक अर्थपूर्ण इकाई बनाया जा सकता है। तीसरा, भाषा से अर्थ निकलता है। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि भाषा में संकेत एवं नियमों का उपयोग होता है और जैसे ही व्यक्ति उन संकेतों एवं नियमों के अर्थ को सीख लेता है, उसका उपयोग वह अपने मन के विचारों एवं सोच को सही ढंग से संप्रेषित करने में करता है। चौथा, भाषा उत्पादक होता है तथा इससे विस्थापन संपन्न होता है। भाषा का स्वरूप उत्पादक होता है। इसका अर्थ है कि भाषा के संकेतों को इस ढंग से संयोजित करना संभव होता है कि उससे असीमित संख्या में सूचनाएं उत्पन्न हो पाती हैं और प्रत्येक सूचना का अर्थ नवीन होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में मात्र 26 अक्षर होते हैं, जिससे संयोजित कर असंख्य शब्द का निर्माण होता है और जिन्हें संयोजित करके फिर असीमित वाक्यों का निर्माण होता है। भाषा द्वारा विस्थापन भी संभव होता है। इसका अर्थ है कि भाषा के माध्यम से व्यक्ति उन घटनाओं, वस्तुओं के बारे में संप्रेषण कर पाता है जो उसके सामने भौतिक रूप से उपस्थित नहीं होते हैं। व्यक्ति भाषा के माध्यम से भूत एवं भविष्य की घटनाओं एवं विचारों पर विचार विमर्श करता है तथा वर्तमान में उन वस्तुओं, घटनाओं पर भी विचार विमर्श करता है जो उनके सामने घटित ना होकर कहीं और घटित हो रहे हों। अतः स्पष्ट है कि भाषा जो संकेतों का एक अर्थपूर्ण तंत्र है कि अपनी कुछ स्पष्ट विशेषता होती है। थैंक यू।